ईरान वॉर से परेशान छोटे मझोले कारोबारियों को लोन चुकाने से राहत मिल सकती है। जी हां, सीएनबीसी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार लोन मॉरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, सरकार किस तरह की राहत दे सकती है? देखिए, मुझे यहाँ जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार लोन पर मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। लोन पर मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि लोन की किस्तें चुकाने के लिए कुछ महीने की छूट दी जा सकती है। अब ये छूट कितनी दी जाएगी, छूट किन किन लोगों को दी जाएगी, किन किन सेक्टर को दी जाएगी, इसको लेकर वित्त मंत्रालय में विचार चल रहा है। अलग अलग विकल्प यहाँ पर हैं और इस विकल्पों में से किसको चुनना है इसको लेकर के पहले अभी समीक्षा की जा रही है, किस इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ा है। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने गैस की सप्लाई को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई थी, उसके बाद एनर्जी संकट की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा इंडस्ट्री पे। तो किस पर कितना असर पड़ेगा, कितने दिन का मोरेटोरियम देना चाहिए, इस पर सरकार अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात, ये मोरेटोरियम कमोबेश कोविड के दौरान जो मोरेटोरियम लगाया गया था उसी के तर्ज पर होगा, लेकिन उससे अलग दो मायनों में होगा। पहली बात कि कोविड के टाइम में मोरेटोरियम में एक रिटेल लोन जो लेने वाले तो उनको भी शामिल किया गया था, क्रेडिट कार्ड का मोरेटोरियम भी था, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ हद तक था। लेकिन ये जो मोरेटोरियम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी हद तक एमएसएमई छोटे मझोले कारोबारियों पर, इंडस्ट्री पर यह केंद्रित रह सकता है ये मोरेटोरियम, और खासतौर से उन इंडस्ट्री पर जिस पर ईरान वॉर से सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको मोरेटोरियम में शामिल किया जा सकता है। दूसरा अंतर यह रह सकता है कि ये मोरेटोरियम 3 महीने का दिया जाए या 6 महीने का दिया जाए, दो अलग अलग विकल्प है। कोविड के टाइम में याद होगा आपको, पहले 3 महीने का दिया गया था, फिर उसको एक्सटेंशन 3 महीने का दिया गया था। तो एक साथ 3 महीने दें या फिर एक साथ 6 महीने दें, इस पर अभी अलग अलग विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। और इस मामले बता दूं कि इंडस्ट्री की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी काफी ज्यादा डिमांड आई थी। तो हो सकता है कि इस मोरेटोरियम में एक्सपोर्टर्स, जो छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि अभी ये वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर की बातचीत हुई, इस पर विचार किया जा रहा है, अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार राहत का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार रॉ मटेरियल पर टारगेटेड शॉर्ट टर्म कस्टम ड्यूटी रिबेट और वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जीएसटी रिफंड्स को फास्ट ट्रैक कर सकती है। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते खास तौर पर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग की लागत 15 से 25% तक बढ़ चुकी है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और फ्रेट के मोर्चे पर कर सकती है बड़े ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो चुनिंदा रॉ मटेरियल हैं उन पर 2.5% से लेकर 5% तक के लिए टेम्पररी कटौती की जा सकती है। ये कटौती 3 महीने तक के लिए हो सकती है। एक तरह से रिबेट कह सकते हैं। दरअसल इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं, खासतौर से जो मेटल, प्लास्टिक या टेक्सटाइल इनपुट से जुड़े हुए, उन पर 2.5% तक रिबेट, और जो कंपोनेंट्स हैं उस पर 5% तक रिबेट देने का ऐलान किया जा सकता है। दूसरा मोर्चा है जीएसटी रिफंड की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, लिहाजा सरकार इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी रिफंड्स हैं उनको 7 दिनों के अंदर सरकार देने का ऐलान कर सकती है। इससे खासतौर से जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वर्किंग कैपिटल का जो बोझ है वो कम होगा, ये क्योंकि रिफंड नहीं मिलने की वजह से उनको वर्किंग कैपिटल की काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और तीसरा मोर्चा है फ्रेट। इसमें जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के जो चार्जेस हैं उसको सरकार रेशनलाइज कर सकती है, जिसको इनलैंड हॉलेज चार्जेस बोलते हैं। जो डोमेस्टिक यूज होता है उसको, उस कंटेनर्स के लिए जो अभी चार्जेस खासतौर से कंपनियों की तरफ से लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सरकार रिलीफ देने का ऐलान कर सकती है। तो ये कई सारे मोर्चे पर सरकार एक पैकेज बना रही है और इस पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय लगातार चर्चा कर रहा है और इसका ऐलान जल्दी किया जा सकता है। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम एशिया युद्ध के चलते सिर्फ पेट्रोल, डीजल या गैस का संकट नहीं है, इससे कई इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह की दिक्कत आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपके कामकाज, कमाई और खर्च पर असर पड़ेगा। इसी पर होगी आज कंज्यूमर अड्डा में चर्चा। युद्ध का संकट, संभालो अपना बजट, शाम 5:57 पर।
ईरान और अमेरिका युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन की बात सामने आने लगी है, तो इधर ट्रंप ने खर्ग द्वीप पर कंट्रोल की बात कही है। हालांकि ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान से डील पर काफी अच्छी बातचीत चल रही है और वो अमेरिका 15 सूत्रीय प्लान पर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. साथ ही यूएस ईरान जंग पर तेल अवीव से पूरी अपडेट दे रहे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध लगातार जारी है, जहां एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान में हमले कर रहे हैं जगह जगह पे, वहीं दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी जोरदार हमले किए जा रहे हैं इसराइल में। चाहे हाइफा का एरिया हो, टेल अवीव हो, साउथ या नॉर्थ इसराइल हो, यहाँ पे लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक मरतबा फिर से बजन ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये दूसरा अटैक था हाइफा की बजन रिफाइनरी पे, और यहाँ पे कल ही एक केमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ये बेरशवा का जो एरिया था, डिमोना में काफ़ी तबाही हुई, आराद में काफ़ी तबाही हुई। इसी तरीके से यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, 2 रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, जहाँ पर 3 विमान तबाह हो गए। तो लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ से लेबनान में भी लगातार हालात ख़राब हैं। 1200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है, और इसराइली फोर्सेस लेबनान के अंदर यानी साउथ लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से उन पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। 6 सोल्जर अभी तक इसराइली फोर्सेस के वहाँ पे मारे गए हैं, जिसमें एक मेजर लेवल का अफसर भी शामिल हैं। और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस की तरफ से बातचीत के लिए जो है कहा जा रहा है कि 15 पॉइंट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मीटिंग आने वाले दिनों में हो सकती है। हो सकता है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उसमें शिरकत करेंगे। हालांकि इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बातचीत कामयाब हो सकती है बहुत जल्द, क्योंकि लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है और जिस तरीके की कंडीशंस यूएस ने रखी है, और दूसरी तरफ से ईरान ने भी 5 ऐसी कंडीशंस रखी हैं जो बहुत ही मुश्किल हो सकता है ख़ास तौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, और उसके अलावा यूएई हो या सऊदी अरब हो, जहाँ पर भी मिलिट्री बेसिस यूएस फोर्सेस की हैं उनको क्लोज़ करना पड़ेगा, और जितना भी नुकसान ईरान में हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे तेल की मूवमेंट है वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगी। हालांकि लगातार यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से धमकी दी जा रही है कि ऑयल पे बहुत जल्द उनका कंट्रोल होगा, और बताया ये भी जा रहा है कि 10,000 के करीब जो है यूएस ट्रूप्स रवाना कर दिए गए हैं खार्ग आइलैंड की तरफ। तो उसका मतलब है कि वहाँ से लगातार कोशिश की जा रही है यूएस की तरफ से भी यहाँ पे मिलिट्री बिल्ड अप करने की। तो अगर इस तरीके के हालात हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिस तरीके के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इराक में भी अटैक हो रहे हैं, जगह जगह पे मिडल ईस्ट यानी पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस जंग की लपेट में आ चुका है, और अभी बहुत जल्द यानी आने वाले दिनों में कोई सोल्यूशन देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लगता है कि सीज़ फायर बहुत जल्द होगा, क्योंकि इसराइल ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान में वो एक मिलिट्री बफर जोन बनाएंगे, यानी वहाँ पे भी हमले जारी रहेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। 6 सोल्जर जो हैं इसराइली फोर्सेस के मारे गए हैं अभी तक, जो ग्राउंड ऑपरेशंस लेबनान में इसराइली फोर्सेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी, और दूसरी तरफ से एक और फ्रंट खुल गया है हुटीज़ का। यमन की तरफ से भी लगातार इसराइल पे अटैक्स किए जा रहे हैं, खासतौर से साउथ इसराइल पे इलात का जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए हुटीज़ की तरफ से। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, और इसमें जो बातचीत की बात की जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, और दोनों मुल्कों या तीनों मुल्कों के दरमियान जो है ये बातचीत किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, क्योंकि इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो जंग का सिलसिला खास तौर से लेबनान में जारी रखेंगे, और अपनी स्ट्राइक्स वो लगातार जो हैं वो ईरान में भी जारी रखेंगे। इस वक्त इसराइल को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस फोर्सेस की पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, उसका फ़ायदा इसराइल ज़रूर लेना चाहता है। तो इसराइल नहीं चाहेगा कि यह जंग रुके। ईरान अमेरिका युद्ध में हर दिन के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डील के दावे हैं तो दूसरी तरफ महायुद्ध की तैयारियां। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी। खतरनाक मोड़ पर ईरान युद्ध, जरूर देखिए शाम 7:57 पर।
अब एक नजर आज के बाजार पर। रुपए में बढ़ती गिरावट और कच्चे तेल में उबाल से बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स कोविड के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बाजार में कैसे रहा है आज का कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY26 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और पूरा मार्च का महीना आप देखें तो बाजार के लिए बेहद खराब। खास बात यह भी रही कि आखिरी सेशन भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। अब आप चाहे निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप सब में बड़ी गिरावट है, लेकिन आज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही डॉलर और रुपया, जहां पर आप देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच चुका है। बात करते हैं सेक्टर के एक्शन की, तो आप देखिए कि इंडिया विक्स लगातार तेजी दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा बैंक्स को देखिए, डिफेंस की बास्केट है, कैपिटल मार्केट्स है, ऑटो, IT, ऑयल एंड गैस, FMCG और रियल्टी, यहाँ पर सभी सेक्टर्स में बड़ा कट आपको नजर आया। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स ये क्या तस्वीर आपको बता रहे हैं, तो स्क्रीन पर आएंगे। अब कोल इंडिया है, ONGC, पावर ग्रिड और हिंडाल्को, इन स्टॉक्स को देखिए, कोई स्टॉक ऐसा नहीं जिसमें धुआंधार तेजी आपको नजर आए। मामूली सी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन गिरने वालों की संख्या बेहद ज्यादा। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप निफ्टी के स्टॉक्स देखिए, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 4% और बजाज फाइनेंस यहां पर भी देखें तो 5% की बड़ी गिरावट नजर आई। फरवरी IIP ग्रोथ में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। IIP ग्रोथ 5.1% से बढ़कर 5.2% हो गई है। वहीं जनवरी की IIP ग्रोथ को 4.8% से संशोधित करके 5.1% किया गया है। फरवरी में जहां माइनिंग ग्रोथ में गिरावट रही, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती और इंफ्रा गुड्स सेक्टर पर दबाव नजर आया है, लेकिन कैपिटल गुड्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम के चौथे राउंड को मंजूरी दे दी है। कुल 29 कंपनियां के 7,104 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। क्या है पूरी डिटेल, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने PLI स्कीम चलाई हुई है। सरकार इसमें कंपनियों को 4% से लेकर के 6% के इंसेंटिव देती है। अब तक 3 चरण में सरकार ने करीबन 44 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी थी। आज चौथे चरण में सरकार ने करीबन 29 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी है। करीबन 7,100 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और उसके साथ साथ 85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अब तक 4 चरणों में सरकार करीबन 75 कंपनियों को अपनी मंजूरी दे चुकी है। इन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 61,000 करोड़ से ज्यादा का कमिटमेंट कर दिया है और इससे आने वाले दिनों में करीबन 4,51,000 करोड़ रुपए का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में भारत इतना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन करेगा, उसका एक्सपोर्ट करेगा। भारत इसके अंदर आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। क्या है PM मोदी का ये कार्यक्रम, बता रहे संवाददाता केतन जोशी। प्रधानमंत्री कल गुजरात दौरे पर है और साणंद में भी उनके 2 प्रोग्राम है। एक तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चिप बनेगी, तो यहाँ पर आकर वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ साणंद GIDC के कई सारे विकास के कार्यों का भी वो अनावरण करने वाले हैं। पूरे गुजरात में उनके 2-3 जगह कार्यक्रम है, जिनमें से वो 5,295 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद, गांधीनगर, साणंद, वडनगर में रेलवे, केनाल, फूड टेस्ट लैब, GIDC, स्ट्रॉम वाटर समेत कई सारे कार्य करने वाले हैं। लेकिन सबकी निगाह जिन पर रहने वाली है वह होगा अब मेक इन इंडिया चिप। जी हाँ, हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां साणंद में कम से कम 3 सेमीकंडक्टर प्लांट में से दूसरे प्लांट का ये उद्घाटन कल होगा। 15 दिन पहले माइक्रोन के प्लांट का भी उद्घाटन हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा है वो गुजरात के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। केतन जोशी, साणंद।
उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब मदरसों की मान्यता और संचालन से जुड़े अधिकार सीधे प्रशासन के पास आ जाएंगे। राज्य में मौजूदा समय में चल रहे मदरसों को नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। उत्तराखंड के अंदर पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य का मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्योंकि उन मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चे वो भी देश और समाज के उसकी प्रगति में, उसके विकास में अपना योगदान दें। उनको वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो हमारा शिक्षा बोर्ड के द्वारा तय हो, और हमने तय कर दिया 1 जुलाई 2026 से अब उनमें भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि राज्य के अंदर जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले ये अलगाववादी केंद्र बने, बल्कि राज्य के अंदर ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए। तमिलनाडु में चुनावी जंग तेज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके विपक्षी नेता थलापति विजय ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्टालिन ने एक बार फिर कोलाथूर सीट से पर्चा भरा है, जहां से वो लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं टीवी के चीफ विजय ने राजनीति में एंट्री करते हुए पेरंबूर और तिरुचि पूर्व सीट से नामांकन दाखिल किया। स्टालिन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार उनकी जीत पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी। नामांकन के बाद उन्होंने रोड शो करके लोगों से समर्थन करने की अपील की। इधर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से स्थिति और बेहतर होगी। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में वो राज्यसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद नियमों के तहत उन्हें परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उनका इस्तीफा सभापति को सौंप दिया गया है। नीतीश कुमार के इस कदम को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।